वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, अपनी बात को ज़रा कंप्लीट कीजिएगा, और माज़रत चाहती हूँ क्योंकि हेडलाइंस की तरफ हमें जाना था तो मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा। जी मैं फ़ायज़ा बात ये कर रहा था कि चूंकि अभी ट्रंप साहब यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंडिया, पहली तो बात ये है कि अपनी कमिटमेंट पे शायद पूरा न उतरे। इसका मकसद बुनियादी ये है कि जो हमारे मिलिट्री और पॉलिटिकल लाइफ साइड पे जो लोग प्लान कर रहे हैं वो इंडियन की जो नीयत है उसको कभी भी उसके ऊपर एतबार न करें। ये और अपनी तैयारी जो है वो मुकम्मल तौर पे रखें। नेवर ट्रस्ट द इंडियन। ये अगर जिस दिन हमने इंडियन को ट्रस्ट कर लिया, दैट विल बी अ वेरी बैड डे फॉर अस। अब बात यह है कि अगर मैं इस बात को अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई बातचीत शुरू होती है जो कह रहे हैं कि 12th ऑनवर्ड नए से शुरू होगी, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को जो हमारे 2-3 मेजर मसाइल हमें उसके ऊपर बात जरूर करनी चाहिए जी। एक जो कश्मीर डिस्प्यूट है, जो ट्रंप साहब ने खुद भी उसको कर दिया है, और वो शिमला एग्रीमेंट का जो सहारा लेते थे इंडियन कि जी इट इज़ अ बायलैटरल इशू और हम जो डिस्प्यूट्स हैं वो सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान डिस्कशन होगी, तकरीबन वो ट्रंप साहब ने उसको एक साइड पे कर दिया है। तो एक हमारे पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ गई है इस इशू को दोबारा इंटरनेशनलाइज करने के लिए। और इसके साथ जो दो और इशूज हैं, जब उसको हम डिस्कस करते हैं तो जो इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रिसेंटली जो 2 अमेंडमेंट की थी, सेक्शन 370 एंड सेक्शन 35A, हमें बहुत जोर देना चाहिए एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कि इन दोनों को इंडिया रिवर्स करे। क्योंकि देखें, जब बातचीत होती है तो शायद जो बड़े मसाइल हैं यक लग तो उनका हल तो ना हो सके, बट देर आर ऑलवेज स्टेप्स जिन पे कॉन्फिडेंस होता है कि ये अगले की नीयत क्या है। तो ये जो 370 और 35A वाला जो इंसर्शन जो इसकी उन्होंने खत्म किया था, हमें इसको वापस बहाली की तरफ जाना चाहिए। और तीसरी बात मैं ये करूंगा कि इंडिया ने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस किया है, जो बिल्कुल गैर इखलाकी है, गैर है, कोई दुनिया का महज़ब कानून, दुनिया की कोई रूलिंग, किसी किस्म की जो ट्रीटीज हैं इस तरह के, उनको खत्म करने का इख्तियार बिल्कुल इसके पास नहीं है। इसको तो मैं समझता हूँ फेज 1 के अंदर ही इंडिया के ऊपर प्रेशर होना चाहिए कि वो इस जो हेल्ड इन अबेंस वाला सिस्टम इसको खत्म करें। और जो इन्होंने एक और चीज इन्होंने की हुई थी इंडियन ने इस इंडस वाटर ट्रीटी को, बिकॉज बड़े अरसे से के ऊपर इन्होंने इसको एक किस्म का नॉन फंक्शनल ऑलरेडी किया हुआ था। जो ट्रांसफर ऑफ डेटा होता था, जो इंफॉर्मेशन होती थी, जो विजिट्स होती थी, और वो ऑलरेडी जो है वो उसके ऊपर इंडिया कोई ताउन नहीं कर रहा था। तो जो अभी इस वक्त अमेरिकन इन्वॉल्व हो रहे हैं या जो भी और पार्स इन्वॉल्व होती हैं, ये हमें इस पे जोर देना चाहिए कि वो पहले जो ओरिजिनल क्लासेस और ओरिजिनल जो स्पिरिट थी इंडस वाटर ट्रीटी की, उसको हमें वापस बहाल कराना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। करने साहब, मुझे ये बताइए कि सबसे पहला जो होना चाहिए, जैसे अभी ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब ने कहा, एक तो इंडस वाटर ट्रीटी है, दूसरा हम वेलकम करते हैं, चलें किसी ने तो बात की ना कि मसला कश्मीर को हल करना है, भारत तो इस तरफ कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं था। अब ट्रंप ने ये कहा है कि वो मसला कश्मीर जो है वो हल करवाने की कोशिश करेंगे, इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। क्या ट्रंप अगर चाहे कि इस मसले का हल निकले तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मसले का हल निकल आएगा, लेकिन क्या वाकई में चाहा जाएगा इस मसले का हल निकले? देखिए जी, मेरी जो रीडिंग है, मैं तो ये जो ट्रायंगल है, मैं इस ट्रायंगल को अभी टूटता हुआ नहीं देख रहा। अच्छा। ट्रायंगल का मीन के ऊपर यूएस, नीचे एक तरफ इसराइल, एक तरफ इंडिया। यूएस हमें क्या कह रहा है उसका ये आज के दिन में कश्मीर का हमें कमिटमेंट देना, हमने जो उसको ओब्लाइज किया है सीज़ फायर वक्त से पहले करके, वो जानता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को खुद नई सर्वाइवल दी है, नई ज़िंदगी दी है हमने इंडिया को। ये नई ज़िंदगी का, और वो ये भी है उसकी इंटेलिजेंस उसको बता रही होगी कि हम अभी कश्मीर का मसला इनका हमसे रिजॉल्व हो जाए, नहीं तो पाकिस्तान वैसे ही ले जाएगा कश्मीर। कश्मीर लिबरेशन आर्मी उसको आज़ाद कराएगी, पाकिस्तान हम सारे मिलके कराएंगे, आज़ाद कश्मीर के अवाम मिलके कराएंगे, और साथ खालिस्तान भी आज़ाद हो जाएगा। चीज़ें बहुत सी होंगी पाइपलाइन में, क्योंकि हम करना नहीं चाहते, हम दहशतगर्दी में आना नहीं चाहते, हम अमन का पैगाम देना चाहते हैं। तो अमन के पैगाम के लिए 7 बातें बड़ी ज़रूरी हैं जी। नंबर 1 कश्मीर, नंबर 2 हमारा न्यूक्लियर, जो और टारगेट इसके बाद नहीं होगा। तीसरा हमारी दहशतगर्दी ख़त्म करें, ये जो स्पॉन्सर कर रहे हैं BLA को और TTP को।
चौथा पानी का मसला हल करें परमानेंट इंडस वाटर बेसिस, सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी नहीं, पानी का मसला परमानेंट बेसिस के ऊपर। परमानेंट बेसिस पे क्या? परमानेंट बेसिस ये है कि उसकी जो वायलेशन हो रही है इंडस वाटर ट्रीटी की, वो तो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, इन्होंने डैम पे डैम बना लिया हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी पे तो अमल नहीं हो रहा, वो तो कागजों के, उसको तो ये सिर्फ अभी अनाउंस कर रहे हैं, इन्होंने तो कब की वायलेशन की। जो ये हमारा पानी चोरी, आपको नहीं लगता कि इसमें कहना कि पाकिस्तान की भी कमजोरी है? मैं अगर अर्ज वो करूं, डैम बना के वो कहते हैं कि हमारे इतने अरबों लोग पाकिस्तान की हैं, कमजोरियां इतने अरबों लोग हैं, तो अगर पाकिस्तान उसको सेव नहीं कर रहा देखिए, तो हम तो करें ना। मैं आज के दिन में कहना नहीं चाहता, इंडस वाटर ट्रीटी में 3 अपने दरिया देना जी भी नामुनासिब फैसला था। मैं तो उसको भी, अगर आप टेक्निकली प्रोफेशनली स्टडी करें तो उस इंडस वाटर ट्रीटी में भी जो हमारे से वर्ल्ड बैंक ने या अमेरिका ने इंडिया को खुश करने के लिए ये आया हुआ, इंडिया को प्रोटेक्ट किया है, इंडिया को पानी दिया है, उसकी ज़मीनें आबाद हुई हैं। हम तो शॉर्टेज ऑफ पानी का भी शिकार है। बिल्कुल हमारे यहाँ चंद एक नहरें चलती हैं, कुछ 6 माह चलती हैं, कुछ साल चलती हैं, तो वो उनमें भी 2 महीने पानी निकलता है, बाकी बेचारे सारे जिम्मेदार होते रहते हैं। पानी के बाद जी अगला मसला जो है वो ये है कि इनका इकॉनमी, हमारी इकॉनमी पे जो ये डैमेज कर रहे हैं वो बंद करें। उसके बेशुमार फैक्टर हैं, वो बैठेंगे तो तय कर लेंगे। जी जी। इसके बाद जूनागढ़ पाकिस्तान का, हैदराबाद जूनागढ़ का मालिक पाकिस्तान कराची में मौजूद है। अच्छा। वो कोई नहीं दिया हुआ, इंडिया की फोर्सेस ने, मुस्लिम आबादी के इलाका था, उनको ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, वो उनका हिस्सा नहीं है। अच्छा। उसको आज़ाद करें, और वो आज़ाद होगा, साथ उनकी पोर्ट भी थी। 400 किलोमीटर पोर्ट जूनागढ़ की अपनी थी, वो 400 किलोमीटर पोर्ट के साथ उस सारे इलाके को आज़ाद। और लास्ट ये है बट नॉट लीस्ट कि चाइना का जो फैक्टर है वो एक हकीकत है इस एरिए में। चाइना इस एरिए का सुपर पावर है। अमेरिका अगर 7 समुंदर पार होके इधर इन्फ्लुएंस कर सकता है और हम उसकी बात मानते भी हैं, उसके साथ चलते भी हैं, उसकी फ़ौज को सपोर्ट भी करते हैं। वो फौजियों जब उन्होंने भागना होता है अफ़गानिस्तान से, तो हम सरीना होटल में उनको खाने खिलवा के, तो मुफ्त जो कुछ हम कर सकते हैं हम अपनी औकात से ज़्यादा करते हैं। मगर जब हम कर लेते हैं तो वो बजाय इसके कि अमेरिका हमारा शुक्रगुजार हो, वो इंडिया की गोद में जाके बैठ जाता है। तो अमेरिका को भी बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हम इधर इंडिया से मेजर प्लेयर हैं इस इलाके में, और हमें भी इस चीज़ का अंदाजा होना चाहिए कि हमारे साथ मुश्किल वक्त में हमेशा चाइना खड़ा है, और हमें उसको ऑब्लाइज भी करना चाहिए। हम चाइना के लिए बिल्कुल कंधे से कंधा लगा के खड़े होंगे। अभी हमारी नेगोशिएशन में चाइना फैक्टर मौजूद हुआ करेगा कि चाइना जो हम फैसिलिटीज देंगे अमेरिकन को, वही हम इधर चाइना को देंगे। दोनों अपनी पाकिस्तान की इकोनॉमी में मुकाबला करें। हम दोनों से दोस्ती रखना चाहते हैं, और चाइनीज नेशनल को, सिटीजन को, इंजीनियर्स को टारगेट करना और मरवाना बंद करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रिगेडियर लियाकत अली तूट साहब से जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, 7 फैक्टर्स बताए हैं अभी कर्नल साहब ने, मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फैक्टर, और पाकिस्तान इन सब को फेस कर रहा है बहुत बुरी तरह, जिस तरह से पाकिस्तान सफ़र कर रहा है इन सारे इशू से। लेकिन मसला सबसे एंड पे मैं आऊँगी, जो 7वां इन्होंने पॉइंट लिखवाया, चाइना फैक्टर। अभी हम चाइना फैक्टर को किसी भी तरह से निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो चाइना फैक्टर है उसी ने, अभी हम देखें तो टेक्नोलॉजी के हवाले से जिस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है चाइना ने, जिस तरह से अनाउंस्ड पाकिस्तान के साथ सबसे पहले आके खड़ा हुआ है। अमेरिका ने तो न्यूट्रल रहा ना, उसने कहा ना मैं उसकी साइड लूँगा ना मैं उसकी साइड लूँगा, लेकिन चाइना पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हुआ, और जिस टेक्नोलॉजी से चाइना ने पाकिस्तान को लेस किया, सर इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और पाकिस्तान की डिबेट में चाइना फैक्टर होना चाहिए, चाइना को ओब्लाइज करने का फैक्टर भी लाजमी होना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब जी, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। चाइना के साथ हमारी दोस्ती जो है वो, उसके ऊपर कोई शर्त नहीं होनी चाहिए और किसी को इसके ऊपर एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के साथ जो नेगोशिएशंस हैं उसमें सिंतास का जहाँ तक बात आती है मुआहदे की, तो उससे जब वो पीछे हटा है तो ऑटोमेटिकली हमें ये राइट मिल गया कि हम अपने उन 3 दरियाओं का पानी वापस लें जो सिंतास ट्रीटी में भारत को दिया गया था। अगर वो उस मायदे से इनहराफ करता है तो हमारा हक बनता है कि हम सतलुज, ब्यास और रावी का पानी वापस मांगे, और उसके ऊपर जो हेडवर्क्स भारत ने बनाए हुए हैं हम उससे मुतालबा करेंगे इसको गिरा दो, इनको डिसमेंटल करो,
दरियाओं को उनके कुदरती बहाव पे चलने दो जो हमारे एरिया में आ रहे थे। और अगर उनको रोका हुआ है और तुम नहीं मानते हमारी बात, तो हमें हक हासिल है कि हम उनको तबाह करें, उनको टारगेट करें, चाहे जमीनी ऑपरेशन से करें चाहे फजाई ऑपरेशन से करें। तो बात इसके ऊपर सीधी सीधी होनी चाहिए। माहिदों से खिलाफ वर्जी इस स्वाब के माहिदे से जो पंडित नेहरू ने किया, उससे भारत इख्तिलाफ क्या उससे इनकार कर चुका है। पानी के माहिदे से इनकार कर चुका है। बाकी जो माहिदे हैं उनमें भारत की वक़्त क्या रहेगी, इस पे दुनिया को एतबार क्या होगा। तो चीन के मुकाबले पे अगर भारत आएगा तो पाकिस्तान का साथ हमेशा चीन के साथ होगा। जो भी मुज़ाकरात आपने करने हैं, हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये बात बिल्कुल साफ अयां कर दे उनके ऊपर कि कोई किसी किस्म की शर्त हमारी चीन के साथ दोस्ती के ऊपर दबाव नहीं डालेगी। भारत के साथ हमारी जो हमारे मसाइल हैं और जिसकी वजह से बार बार जंग होती है, भारत को उन मसाइल के ऊपर इन मुज़ाकरात में बात करनी होगी। और अमेरिका अगर चाहता है कि ये बात हो, तो फिर अमेरिका को भारत पे दबाव डालना चाहिए कि वो सिंतास के बात भी सुने और कश्मीर के मामले की बात भी सुने और इसके ऊपर किसी फैसले पे पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इस वक्त हमारी अफवाज ने जो अपना एक किरदार अदा करना था वो तो सर उन्होंने कर दिया, बड़े ठीक ठाक तरीके से ठोक बजा के उन्होंने जवाब दिया। अब आ जाती है हमारी खारजा सतह पे, हमारी खारजा पॉलिसी कि हमारे जो सियासतदान हैं वो किस तरह से नेगोशिएट करते हैं जाके मामलात को, किस तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू मनवाते हैं वहाँ जाके, जिस तरह से हमारी फोर्सेस ने मनवाया अपना। आप क्या ये भी अपने मुतालबात वहाँ मनवा सकते हैं कि नहीं? आपको क्या लगता है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को देखते हुए हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो जाके अपने बाद ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये अपनी कंडीशंस पे मनवा लेंगे? मनवानी चाहिए तो सही। देखिए, फौजी कार्रवाई जो होती है वो हमेशा सियासत के साथ मुंसलिक होती है जी। फौजी कार्रवाई का फायदा उठाना है तो सियासतदानों को अपनी खारजा पॉलिसी में शिकस्त के असरात को शामिल करना चाहिए। फौज ने तो आपको फतह लेके दे दी, अब इस फतह के नतीजे में आपने भारत के साथ और दुनिया के सामने जो अपना केस रखना है वो यही रखना है कि हम कमजोर नहीं हैं। और अगर हमारे साथ आप इस किस्म की ज्यादतियां करेंगे जिस तरह की भारत को करने की आदत है, मामूली बातों पे फौजें बॉर्डर्स पे ले आते हैं, जून 90 में हुआ, 86 में हुआ, 2002 में हुआ, इनके यहाँ कोई वाक़या हो जाए ये फौज ला के खड़ी कर देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम लड़ाई करेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान ने तमाम सैंक्शंस, पाबंदियों और दबाव के बावजूद और मुखालफतों के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी जंगी इस्तेदाद को बढ़ाया और इसका सबूत हमने पिछले 3 दिनों में दे दिया कि हम किस कदर जंगी तौर पे ताकतवर हैं, हमारी अस्करी सलाहियत कितनी ज़्यादा मौसर है और भारत के पास जो कुछ भी है, जितने भी मारो दौलत है, जितने भी हथियार जमा किए हैं, हम उनसे मरऊब नहीं हैं। और अगर मुकाबला हुआ, हमारे साथ दस्त आजमाई की, तो हम इंशाल्लाह उनके बाजुए शमशीर जंग को तोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब से जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा, जंगी महाज पे जैसे अभी ब्रिगेडियर लियाकत साहब ने कहा और जैसे मैंने भी कहा कि हमने फतह समेट ली, इतनी खूबसूरत फतह समेटी, भारत को उसकी सरजमीन पे धूल भी चिटा दी और हमने जिस तरह से उसका नुकसान किया, एक कामयाब फतह, राफेल जिसपे उसको बहुत फ़ख्र था, उसका गरूर था, उसके राफेल में से राह अलहदा हो गया, बाकी पीछे फेल ही फेल रह गया। अब सिचुएशन ये है कि अब हमारे जो सियासतदान हैं इन्होंने आगे जाना है, इन्होंने अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी कि जो हमारा अब एक केस है जिसको इन्होंने आगे जाके बिल्ड तो कर दिया, अब उसको जीतने की बारी है। तो क्या हम अपनी शराइत पे अपना केस वहाँ पे प्रेजेंट करके उसको जीत लेंगे इंशाल्लाह? उम्मीद है। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब के टेबल फायजा, इस मामले के ऊपर के टेबल के ऊपर जंगें जीती भी जाती हैं और जंगें हारी भी जाती हैं। ठीक, ये दुनिया का हमेशा असूल रहा है। और जो लोग समझदार होते हैं, ताकतवर होते हैं और जो सच पे होते हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी टेबल के ऊपर जंग जीत के आए। और खास करके जब आपने मैदान जंग में जंग जीती हो तो टेबल में जंग जीतना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो जो दिलाना चाहूंगा वो ये है
कि देखें इंडिया फेल हुआ है मुकम्मल तौर पे, लेकिन इससे ये तासुर ले लेना कि इंडिया के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। दे हैव द वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी। वो उनके पास CS-400 की शक्ल में भी थी, उनके पास मैकेनाइज्ड फोर्सेस की शक्ल में है, एयर डिफेंस सिस्टम की शक्ल में, उनके पास राफेल की शक्ल में है, और उनके पास बैरी बेड़े की शक्ल में। उन्होंने सब कुछ इकट्ठा हर फील्ड के अंदर किया हुआ है। जिस चीज को मैं समझ सकता हूं कि इंडिया को डिफीट क्यों हुई है, हमारे 2-3 चीजें हैं जिनकी वजह से इंडिया को डिफीट हुई है। नंबर 1, जो पाकिस्तान के अंदर एक जो यूनिटी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह क्रिएट हो गई, जिसकी इंडिया को बिल्कुल तवक्को नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा जज्बा ईमान और जो एक जोश और वलवला था उन लोगों का जो पीछे बिहाइंड दी गन थे, मैं समझता हूँ इंडिया के पास इसका कोई मुकाबला नहीं था। और तीसरी और बड़ी अहम बात जिसकी मैं तरफ करना चाहता हूँ कि पिछले चंद सालों से हमने अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजिकल फील्ड जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के थे, गाइडेंस सिस्टम था, और जो हमारा कमांड सिस्टम था जिसके ऊपर सेंसर बेस्ड था, जो प्लेटफॉर्म थे, फायरिंग थे, एक्विजिशन ऑफ टारगेट, डेटा प्रोसेसिंग, और उसको लिंक करना एक ऐसे सिस्टम के अंदर के इंडियन को आप जो उनकी थ्रेट इन्वेल्वमेंट जिसको आप कहते हैं उसमें आए बगैर उनको अटैक करें। तो ये मैं इसको कहूँगा कि हमने इंडिया को एक्चुअली सोच के साथ, अपनी ट्रेनिंग के साथ, और एक जो डॉक्ट्रिनल आप मैं कहूँगा डॉक्ट्रिनल जो एक सुपरमेसी थी, ये बुनियादी तौर पे उसका इजहार था जो चंद दिनों के अंदर हुआ, जिन घंटों में हुआ, और इंडिया को शिकस्त फाश हुई। और इस सब के पीछे जो हमारे पास जो अहम चीज थी वो आई फील, और मैं इसमें बिल्कुल कोई मुज़ायका नहीं समझता हूँ कहने में कि इसमें हमें सपोर्ट चाइना की हासिल थी। बिल्कुल। अब जब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं कि जब हमारे मुल्क का जो इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी जब एट स्टेक आई, तो हमारा इन्हिसार जो है वो चाइना पे हुआ, और चाइना ने खुले दिल के साथ सारी दुनिया के साथ आज खड़े होकर पाकिस्तान के इमदाद का वादा भी किया और उसको निभाया। दुरुस्त। अब यहाँ पे मेरी थोड़ी सी गुजारिश होगी जो हमारे हल्के इक़्तिदार के लोग हैं उनसे, कि देखें चाइना ने हमेशा अपनी दोस्ती का भरम रखा है, दोस्ती को पूरा किया है, और वो जो एक सेइंग है कि हमारी जो दोस्ती है वो हिमालय से ज्यादा मजबूत है और ऊंची है, उसका उन्होंने पास किया है। प्रॉब्लम थोड़ा सा कुछ हमारे यहाँ, जिसको मैं आज कहना नहीं चाहता लेकिन मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं, कि जब ये सारा करने के बावजूद जब जरूरत कभी चाइना को पड़ती है तो हम भाग के कहीं और चले जाते हैं। हमें अपने, जैसे पिछले चंद दिनों में अपने पांव पे खड़े हैं, वी हैव शोन दी स्पाइन, और हमने रेजिस्ट किया इंडिया को, और दुनिया हमारे साथ आके खड़ी हुई है, और दुनिया अब हमारी तरफ मुतवज्जे हुई है। हमें इसी स्पिरिट को डिप्लोमेटिक फील्ड के अंदर की भी लेके जाना चाहिए, और अपने आप को ये जो वेस्टर्न है या जो दूसरी पार दैट भी फिर वो लोग कहते हैं कि बात नाम ले दी जाते हैं, मैं किसी को अनाय नहीं करना चाहता हूँ, ना मैं को कन्फ्रंट करना चाहता हूँ, लेकिन हमें अपने जो अपने चेस्ट के ऊपर जो हमारे मोहरे हैं, हमें उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारी फॉरेन और डिप्लोमेटिक और जो हमारी मिलिट्री और जो रीजनल स्ट्रेटजी है उसके अंदर चाइना एक अहम रोल प्ले करेगा इंशाल्लाह, लेकिन हमें भी उसका वो तमाम इकदाम करने चाहिए जिससे चाइना को भी ये यकीन हो कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। और दूसरा आपने ये बात कही कि ये जो थोड़ी सी बात रह गई थी जो डिप्लोमेटिक में मेरे ख्याल बगड़ा साहब ने और कल साहब ने बहुत सैर हासिल तफसील गुफ्तगू ऑलरेडी कर दी है जी। ये इस वक्त आई एम श्योर जो लोग इस वक्त इस मामला को डील कर रहे हैं यकीनन उन्होंने अपना होमवर्क किया होगा। यस, ये बात बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिकल एक हार्मनी जिस लेवल पे जानी चाहिए शायद उसमें अभी कमी है, हमें उसको मजीद बिल्डअप करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कर्नल साहब। एक तो ठीक है, इस वक्त हम तमाम यूनिटी का मुजाहिरा कर रहे हैं और होना भी चाहिए, पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, और मेरे ख्याल में इंडिया के ख़िलाफ़ मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया हमारा एक ऐसा दुश्मन है कि उसके ख़िलाफ़ चाहे वो मैच की सूरत में हो या चाहे बॉर्डर पे एस्कलेशन की सूरत में हो, तमाम पाकिस्तानी कौम, तमाम सियासी जमातें अपनी फ़ौज के पीछे आके खड़ी हो जाती हैं, अपनी अफवाज के पीछे आके खड़ी हो जाती हैं, होना भी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि मौजूदा सिचुएशन से हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिलता है कि अगर यूनिटी हो, तमाम इख्तिलाफात होते हैं, हर जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, एक घर में रहते हुए 4 लोगों के दरमियान भी हो जाते हैं, ये तो फिर इतना बड़ा मुल्क है और इतनी ज़्यादा सियासी पार्टी हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो इख्तिलाफात हैं उनको किसी न किसी तरीके से हल किया जा सके। जी, मैं आपसे एग्री करता हूँ, नेशनल कंसेंसस होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने दोबारा इनवाइट किया,
वज़ीर आज़म ने नाम ले ले के शुक्रिया अदा किया, और इसमें हम भी शुक्रिया अदा करते हैं तमाम कोलिशन की पार्टीज़ का और अपोजिशन पार्टीज़ का, इंक्लूडिंग पीटीआई। बिल्कुल, जो साथ दिया उन्होंने, सब ने साथ बिल्कुल। दिया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। मगर साथ में शिकवा ये ज़रूर करूँगा कि ये वो वक्त नहीं है कि जब खान साहब के ऐसे आर्टिकल छापे जाएं कि जिनके अंदर अफवाज की या बाकी चीज़ों की नुक्ताचीनी हो, या उनकी बैन अलीमा यूके में, लंदन में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी जिसमें फ़ौज को और कुछ दीगर चीज़ों को टारगेट किया, नामुनासिब। मौका देखना चाहिए, हालात देखने चाहिए, और गुस्सा अपना जो है ना, सारी कौम ने गुस्सा टाल दिया, आपकी पीटीआई सारी ने टाल दिया, खड़े हो गए हैं, पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो गए हैं। इस चीज़ को ऑनर करें, रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें, इससे रास्ता बनेगा, बंद नहीं होगा। हम सारे एक जगह, हमें पता है बार बार सियासी पार्टियां, सारी सियासी पार्टियां ऐसे अमल से गुजरती हैं, निकल आती हैं अल्टीमेटली। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मेरे मैसेज को भी समझिए, दोनों साइड्स को दो कदम पीछे हटना है, तो तभी नेशनल कंसेंसस होनी है। अगली बात मैं एक और करना चाहूँगा जी प्लीज़। बात ये कि ये वो वक्त है जिस वक्त मेरी समझ, सोच और विजन जो है वो सीज़ फायर को बहुत ज़्यादा देर पा नहीं देख रही फिलहाल। ये सीज़ फायर में डेट दी गई है 12 तारीख की, और टाइम भी लिखा गया। जी। क्यों लिखा गया? क्यों अनलिमिटेड सीज़ फायर क्यों नहीं? नंबर 1। अच्छा, अगर ये एक सिर्फ पॉइंट मेरा भी ऐड कर लें, मैं जी। बिल्कुल, मैंने इसी पॉइंट की तरफ आना था और आपने अच्छा किया मुझे प्लीज़ याद करवा दिया। एक तो अनलिमिटेड नहीं था, दूसरा अनकंडीशनल है। जी हाँ। कंडीशंस क्यों नहीं रखी गई इसमें? मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए, जब मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि हमने बड़ी दफ़ा टेबल पे बैठ के जंग हारी है, मुज़ाकरात हारे हैं, अपनी चीज़ को, अपने नेचुरल एसेट को, कौमी असासों को जब हम डील करने पे आते हैं टेबल पे, तो हम अगले को आंखें बंद करके गिफ्ट कर देते हैं कौड़ियों के भाव। हम मूंगफली के छिलकों का भी कीमत नहीं लेते। रिकोडिक देख लें, हमने तबाही की, सेंडक में हमने तबाही की, ग्वादर में हमने, ग्वादर 9% है, मैं 91% गैर मुल्की हैं, और 9% में खर्चे सारे हमारे ज़िम्मे हैं। और फिर हम एग्रीमेंट छुपा लेते हैं, हम बात नहीं करने देते, एग्रीमेंट में क्लाज लिख देते हैं कि इसको सुप्रीम कोर्ट, नैब, कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई गवर्नमेंट इसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकती। आंखें भी बंद करा देते हैं, हाथ भी बांध देते हैं, पाँव। क्यों? इनको खुला रखें, इनको ओपन बिड लें, इनका कंपटीशन कराएं, पेपरा रूल फॉलो करें, चीज़ें ट्रांसपेरेंट करें जब आप कौमी असासों को किसी को देने पे आते हैं। इस वक्त भी मैं गुजारिश करूंगा कि जो आगे नेगोशिएशन होनी है उसको पार्लियामेंट में डिबेट किया जाए। कोई चीज़ सीक्रेट नहीं है, कोई चीज़ मौजूदा हालात में सीक्रेट नहीं है। तमाम को पता है कि इधर हम शिकार हो रहे हैं चाइना, एंटी चाइना पॉलिसी के। और ये जो बात ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब ने की, बड़ी वज़नी बात की है। हमने चाइना के साथ हमने जो कंधे से कंधा मिला के खड़ा होके दोस्ती निभानी थी। ऐसे मौके आए हैं पिछली गवर्नमेंट में कि उनके वुज़रा ने दोस्ती निभाने की बजाय उनकी इंक्वायरियाँ खुलवाई हैं, उनकी पेमेंटें बंद की हैं, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं। कोई चाइनीज़ कंपनी इस वक्त, मेजर कंपनी पाकिस्तान में, उसका काम स्मूथ नहीं चल रहा, बंद है काम। इन चीज़ों सबको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। बड़े मेहरबानी इनको रिव्यू करें और नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखें। अभी नेशनल इंटरेस्ट हमारी कोई छुपी छुपाई नहीं रहेगी कि हम इधर हैं कि उधर हैं, एक ही साइड पे है। आपको टर्की ने, चाइना ने वो मदद की पिछले जंग से 3-4 दिन पहले कि जो रिकॉर्ड में है और कोई कर नहीं सकता। जब वो की है हमने, तो हम अपना दोस्त और अपना दुश्मन देखें कौन है, और उसको चाइना को पूरा दें। ठीक है, हम अमेरिका से भी दुश्मनी नहीं करना चाहते। हमने पिछले, लेकिन जो हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमें उनको हमने 77 ईयर फायजा हमने अमेरिका का साथ दिया है जी। अपना खून दे के, अपना माल दे के, अपनी जदादे दे के, अपना पीस दे के। हमने इधर से नारकोटिक भी दुनिया जान को जाते रहे हैं, इधर से दहशतगर्दी भी हमारे ज़िम्मे, बहुत कुछ हमने सहा है। 9/11 हमारे गले डाल दिया गया, हमारा तल्लक ही कोई नहीं था, अफगानिस्तान का भी तल्लक नहीं था, जेल ही था 9/11। तो देखें, सच बोले, करज पैदा करें।
ये ना देखें कि रजीम के चेंज के डिफ़िकल्टीज आएंगी या कोई बदल देगा, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कोई और जिसकी बारी है वो आ जाएगा, जिसकी किस्मत में लिखा हुआ है, आप फिर दोबारा आ जाएंगे। दुरुस्त कह रहे हैं। पाकिस्तान के वसीतर मुफाद के लिए सोचें। ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब से जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइए, ये जो क्वेश्चन अभी कर्नल साहब ने रेज़ किया, सेम क्वेश्चन मेरा था, लेकिन चूँकि डिस्कशन इस तरह की थी कि बहुत मेन पॉइंट जो है कर्नल साहब ने रेज़ कर दिया। सर, यही पॉइंट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये सीज़ फायर 2 दिन के लिए क्यों हुआ? मतलब अनलिमिटेड सीज़ फायर क्यों नहीं हुआ कि ठीक है नेगोशिएशंस चलती रहेंगी लेकिन सीज़ फायर रहेगा? अब सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कोई नहीं करेगा। इसका टाइम क्यों मुतय्यन किया गया सर? दिन क्यों मुतय्यन किए गए इसके? आपके ख्याल में क्या अंडरस्टैंडिंग है? लियाकत साहब। लियाकत साहब से फिर जानते हैं। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब के सामने सेम क्वेश्चन रखते हैं। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब, मेरा क्वेश्चन आपने सुना होगा सर, मैं चाहूँगी आप इस पर रिस्पॉन्ड करें। फायजा, मैंने सवाल सुन लिया है। अगर आपने मेरा थोड़ी देर पहले जवाब सुना हो तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि मैं इंडिया के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं हूँ, और हमारी जो भी कमांड स्ट्रक्चर पॉलिटिकल या मिलिट्री फील्ड में है वो इस चीज का ख्याल रखे। और उसकी बुनियादी वजह जो पहले थोड़ी सी कह दी गई कि 1948 में वो कश्मीर को इशू को लेके यूएन में गए, उसके बाद फिर उन्होंने वो माहदा तोड़ दिया, उसके बाद उन्होंने ये इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ दिया। तो इंडियन का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ये जो 12 मई वाला भी है ये भी मुझे बहुत सस्पिशियस लगता है, और ये वन ऑफ द रीजन है इस सस्पिशन की वजह से कि मैंने कहा था कि मैं इंडिया पे इस बार हमें नहीं पाकिस्तान को करना चाहिए। क्यों? देखें, अब इसमें लेवरेज क्या है? इसमें लेवरेज क्या है कि जो कमजोरियां महसूस हुई हैं विद इन लास्ट लेट्स से 36 to 48 आवर या 60 आवर में इंडिया को, चूंकि वो टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज पे चले गए, उनको डिस्ट्रक्शन हुई। और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि मोदी कभी भी रिवेंज लेने से बाज नहीं आएगा। ही इज अ मर्डरर जी। वो कभी भी शिकस्त, ही इज बेसिकली उसका एक माइंड सेट है, वो एक होमोसाइडल किस्म का एक आदमी है, वो उसका माइंड सेट है, वो कभी इससे बाज नहीं आएगा। वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इधर एक वक्त में उलझा के वो जो टाइम फ्रेम है वो गुजर जाए, और उसके बाद किसी एक चीज को बहाना बना के आप अपनी फिर दोबारा रिजम्पशन कर दें। जो कल बयान मेरा ख्याल है उनका इंडियन एयरफोर्स का है, उन्होंने ये कहा कि हमारा सिंदूर ऑपरेशन तो अभी जारी है और इसकी ब्रीफिंग हम बाद में देंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये सस्पिशन क्रिएट कर रही हैं, और इनको जो सपोर्ट करनी है या जो सपोर्टिंग रोल देना है वो बिग ब्रदर ने देना है आके। फिर बिग ब्रदर ने आज तक हमारी कभी मदद नहीं की है। वो 7th फ्लीट आता रहा, वो जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान 2 लख्त हो गया और कुछ भी जो 7th फ्लीट ने नहीं किया। उसके बाद ये जो कर्नल साहब ने बात की, मैं 100% इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि छोटी मोटी चीजों के ऊपर चाइना के साथ हमें एक बिल्कुल मरबूत रिलेशनशिप कायम करनी चाहिए। श्योरली मैं ये बात जरूर कहूंगा कि चाहे चाइना हो या कोई और हो, हमें अपने जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं या जो हमारे जितने भी इंटरेस्ट हैं वो हमें उनको सेफ गार्ड करना चाहिए। यकीनन इससे किसी मुल्क को भी एतराज नहीं होगा, लेकिन यह है कि हमें ये जो छोटी चीजें हैं जिनकी बुनियाद के हम रिलेशनशिप्स को खराब कर देते हैं, हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए, वो चाहे ये गवर्नमेंट हो या वो गवर्नमेंट हो। एक छोटी सी बात कल साहब ने कही, मैं बड़े दुख के साथ सच्ची बात आपको, ये मैं करना नहीं चाहता था, मैं कर इसलिए रहा हूं कि जिंदाबाद पाकिस्तान रैलियां यहाँ पे निकल रही हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है। इट इज एन एक्सीलेंट डिसीजन। पीटीआई ने हर एक फोरम के ऊपर इसकी सपोर्ट किया है, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट स्टांस को, आर्म्ड फोर्सेस को, चाहे वो सेनेट में हो, वो नेशनल असेंबली में हो या पब्लिक के अंदर हो। बट मैं बहुत हैवी हार्ट और दुख के साथ ये कल साहब से शेयर कर रहा हूं कि आज की तारीख में जब रैलियां निकालने का प्रोग्राम था प्योरली फॉर पाकिस्तान एंड फॉर सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी, एक नेशनल काज के लिए, मैं बहुत दुख के साथ ये कह रहा हूं कि आप यकीन करें लोगों को आज ये अरेस्ट किया गया है और लोगों के घरों पे छापे मारे गए हैं। मुझे बताएं इसका क्या करें? इसका कोई हल है? मैं जितनी यहाँ पे तकरीर कर लूं, ये सारी तकरीरें मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाती हैं जब इस तरह के 8-10 जगहों से इमेजेस या जो आ जाते हैं। लोगों के ऑलरेडी वुंड्स बहुत डीप हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी, मेरी स्ट्रॉन्ग मुतालबा होगा वजीर आजम से और गवर्नमेंट से, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे से या जो दूसरे मुक़्तदर हल्के हैं कि वी नीड द हीलिंग।
ये आपके पास अथॉरिटी है कि आप इस हीलिंग प्रोसेस को कितना जल्दी कर सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप यूनिटी पैदा करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस इंडियन इस स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर ये मामला खत्म नहीं हुआ अभी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें और वो पॉलिटिकल लीडरशिप जो मैटर करती है प्लीज उसको ले आए। आपको पाकिस्तान के अंदर कोई सरमन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूनिटी की। इंशाल्लाह ये यूनिटी नजर भी आएगी आपको, तमाम जितनी फेडरेटिंग यूनिट है आप उसको नजर भी आएगी और आपको इसके असरात रीजन के अंदर भी वर्सेस इंडिया के अंदर भी और किसी टॉक टेबल के अंदर भी इसके असरात आपको नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ब्रिगेडियर लियाकत अली तूर साहब हमारे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, अभी मैंने क्वेश्चन कर्नल साहब से भी किया, उन्होंने अपनी जो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे थे उसमें उन्होंने एक बड़ा अहम पॉइंट था सामने रखा। ये सेम क्वेश्चन मैंने मुश्ताक साहब से किया, अब सेम क्वेश्चन मैं आपसे भी आपकी इस पे महाराना राय लेना चाह रही हूँ। सर, ये जो सीज़ फायर है ये अनलिमिटेड सीज़ फायर क्यों नहीं हुआ? मतलब अनलिमिटेड अगर ट्रम्प साहब चाहते तो वो करवा सकते थे। अनलिमिटेड सीज़ फायर हो जाता अगर तो ठीक है, नेगोशिएशन होती रहती, दोनों साइड से बात भी चलती रहती, मामला सेटल्ड रहते। अब ये जो कल तक का सीज़ फायर है जिसमें टाइम भी डिसाइड किया हुआ है, डेज भी डिसाइड हुए हैं, सर इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? ये क्यों हुआ है ऐसा? देखिए, जब भी कहीं जंग होती है तो वक्ती तौर पर जो सीज फायर होता है वो इसीलिए होता है कि जंग बंद कर दी जाए और मुज़ाकरात की मेज पर बैठ के मसाइल का कोई हल निकाला जाए। तो इसलिए उसका टाइम लेते हैं सीज फायर का कि इस वक्त से सीज फायर इफेक्टिव हो जाएगा। और एकदम जब सियासी टेबल के ऊपर ये डिस्कशन हो और फैसला हो कि सीज फायर करना है तो फौजियों तक ऑर्डर्स पहुंचाते पहुंचाते टाइम लगता है जी। प्राइम मिनिस्टर चीफ को बताता है, चीफ अपने नीचे वाले कोर कमांडर्स को बताते हैं, वो मेजर जनरल्स को बताते हैं, डिवीजन कमांडर्स को, इसी तरह नीचे सिपाही तक ऑर्डर पहुंचते वक्त लग जाता है। ठीक। तो इस वक्त का ख्याल रखना होता है, इसीलिए टाइम दिया जाता है क्योंकि वो जब जंग की सूरत हाल है, जो जंग लड़ रहे हैं वहां तो गर्मी का माहौल है, वहां तो लड़ाई का जज्बा जो है वो कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, और जवान जो है वो जोश में हैं, तो उनको रोकना वक्त लगता है और ऑर्डर्स पहुंचते हुए भी टाइम लगता है। और फिर दोनों साइड्स को एक वक्त के ऊपर ये फैसला हो जाता है कि इसके बाद अगला फायर नहीं होगा। वरना लोगों के लिए अगर आप वक्त नहीं देंगे तो वो फायर चलते रहेंगे और उसके रिस्पांस में फिर फायरिंग होती रहेगी और जंग जारी रहेगी। नहीं ब्रिगेडियर साहब, मैं एक्चुअली जानना ये चाह रही थी, 2 दिन का सीज फायर, उसमें टाइम भी डिसाइड किया हुआ है, ये सीज फायर हमने ज़्यादा देर तक क्यों नहीं रखा? क्योंकि मुलाकात भी कल ही है पाक भारत DGMOs की, कल 12 तारीख को ये मुलाकात है। अब उसमें ये चीज़ तो कंफर्म नहीं है कि दोनों की बाहमी जो मुलाकात होती है उसमें मामला तय पाते हैं नहीं तय पाते। अब सीज फायर है कल तक, ये सारी सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग क्या है? जी, ये इसमें तो ये खतरा मौजूद है, इसीलिए तैयारी पूरी रखनी चाहिए फौज को कि सीज फायर से अगर वो मुकर जाते हैं, वो तो मुकरने वाले हैं, उनकी आदत है, तो फिर उसके लिए ऑपरेशंस जो हैं वो दोबारा होंगे और उसके नतीजे जो भी होंगे वो फिर इसी तरह सबके सामने आएंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि भारत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि जंग को तूल दे या जंग को दोबारा शुरू करे। दोबारा शुरू करेगा दुनिया, इसीलिए तो बीच में ट्रंप ने दखल अंदाजी की है, क्योंकि दुनिया ये समझ रही है कि इन दोनों की जंग अगर बढ़ेगी तो उससे पूरे कुर्राए अर्ज को नुकसान होगा। एटमी जंग कोई मामूली बात नहीं है, बिल्कुल और इसका खतरा मौजूद है। इसीलिए वक्त दिया गया कि इन 2 दिन में बैठ के कोई फैसला करो, आपस के मसाइल खत्म करो, और इसमें जो जिन्होंने सीज फायर करवाया है उनको शामिल होना चाहिए इन नेगोशिएशंस में, उनके नुमाइंदा होना चाहिए कि क्या बात हो रही है, कौन ज्यादती कर रहा है, कौन हठधर्मी दिखा रहा है। तो इसलिए टाइम दिया जाता है और उसके नतीजे में उम्मीद है सालिसी कराने वालों को भी, सालिसी करने वालों को भी, कि कोई अच्छा नतीजा निकलेगा और जंग दोबारा नहीं होगी। लेकिन इनडेफिनिट टाइम के लिए, गैर मुतय्यन वक्त के लिए अगर सीज फायर किया गया है तो वो कहीं भी दुनिया में इस तरह कामयाब नहीं होता। फलस्तीन की हालत आपके सामने है, इससे
दूसरे जो ममालिक हैं उनके भी इराक में देखने, शाम के अंदर देखने लड़ाई जारी है। हूसियों और यमन की लड़ाई जो है उसमें सऊदी अरब भी शामिल रहा है, उसमें अमेरिका भी शामिल है, वो लड़ाई भी जारी है। यूक्रेन में अब 3 साल के बाद जाके हम खबरें सुन रहे हैं कि वहां भी सीज फायर हुआ है। तो ये सारी सूरत जो है ये हमें अपने सामने रखनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि हमारे फौजी कमांडर जो हैं और हमारे सियासी रहनुमा वो इन उससे बिल्कुल वाकिफ हैं। जहां तक बात है मुल्क के अंदर मसालियत की फजा पैदा करने का सवाल है, वो बहुत अच्छी बात है, मसालियत की फजा पैदा होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के आइन और कानून की कीमत पे कोई मसालियत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के आइन की जिन्होंने खिलाफ वर्जी की है, जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ कानून को पूरा अमल में आना चाहिए। ये तासुर अवाम में नहीं बढ़ना चाहिए कि सियासत में अगर आप आ जाएं तो आप कानून को रोन सकते हैं और रोनने के बाद बच निकल सकते हैं। हमारे मुल्क में जो अंदरूनी खराबियां हैं उनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम समझते हैं कि मैं कोई भी जुर्म कर लूँ, मुझे मियाँ साहब, चौधरी साहब, मलिक साहब, खान साहब, साईं साहब, वडेरा साईं ये बचा लेंगे, इसीलिए हमारे मुल्क में कानून पे अमल नहीं होता और लोग कानून की खिलाफ वर्जी आदतन करते हैं। आप किसी भी चौक पर खड़े हो जाएं, ट्रैफिक लाइट को, रेड लाइट को पास करते हैं, हालांकि कानून मौजूद है, लेकिन उनका कोई राबता है, उनके पीछे कोई सपोर्ट है, इसीलिए उन पे कानून हाथ नहीं डालता, और ये बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे माशरे की। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लैंड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, इस पे कानून के मुताबिक चलना चाहिए। करने साहब, मैं आपकी जान दोबारा आती हूँ ब्रिगेडियर साहब। करने साहब, मेन पॉइंट जब से ये भारत ने 6 और 7 के दरमियानी रात उसने पाकिस्तान पे अटैक किया था, जिस तरह से हमने डॉग फाइट देखी आसमान पे, वो अब तक की तारीख की, मतलब वो कहा जा रहा है कि इतनी जंगें हुई हैं, अब तक की तारीख की सबसे बड़ी फाइट थी जो हवाओं में हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत किसी भी तरह से उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इस जंग के दौरान भी हमने देखा कि जब पाकिस्तान ने उसको फौरी तौर पे अपनी डिफेंसिव पोजीशन में गया है तो भारत की चौकियों पे, 4-5 चौकियों पे सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया। सफ़ेद झंडे का मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था कि सर जंग के दौरान सफ़ेद झंडे का मतलब क्या होता है, तो आपने कहा था शिकस्त तस्लीम करना, कि भाई ठीक है अब हम सुलह सफाई की तरफ आते हैं, अटैक ना करें। उसके बाद फिर भारत की जानिब से ड्रोन भिजवा दिए गए, और जब ड्रोन्स का पाकिस्तान ने उस तरह से अपनी डिफेंसिव पोजीशन में गया तो फिर उधर से सफ़ेद झंडे लहरा दिए गए, और फिर तीसरी दफ़ा बहरिया वाली साइड से दोबारा से उन्होंने अपनी बहरी फौज को भेज के तो अटैक किया, यानी कि 3 दफ़ा। और उसके बाद फिर उनकी जो क्या नाम उनका आपने लिया था, जो उनकी लेडी है कर्नल सोफिया, वो आके तो जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, वो भी एक सफ़ेद झंडा लहराना था। अब प्रॉब्लम यह है कि इन 3 दिनों में, 4 दिनों में 3 दफ़ा सफ़ेद झंडा लहरा के 3 दफ़ा उसके वायलेशन वो ऑलरेडी कर चुका है। कल तक सीज फायर है और कल ही दोनों DGMOs की मुलाकात है। इसमें क्या गारंटी होगी कि मामला सेटल हो जाएंगे और एस्केलेशन दोबारा स्टार्ट नहीं होगी? देखिए जी, अगर तो इंडिया के अलावा कोई ऐसा मुल्क होता कि जिसकी हिस्ट्री जो है वो ऐसी होती कि वो वादा करने के बाद उस कमिटमेंट को निभाते हैं। इंडिया के मामले में तो 1948 की से लेके UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन से लेके आपके अभी सिंतास मुआहदे जो कि वर्ल्ड बैंक, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो उसने वायलेट ना की हो। तो मुझे तो सीज फायर बराए नाम नज़र आती है। मुझे तो इंडिया को बचाने के लिए उसको अपना असला, इक्विपमेंट और बाकी चीज़ें सीधी करने के लिए टाइम दिया गया 3-4 दिन। मैं तो अगला राउंड कल ही 12 तारीख को देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ मुझे ज़रा इजाज़त दीजिए। जी प्लीज़ जी। देखिए, बात ये है कि अभी तक जितनी सीज फायर भी करवाए हैं अमेरिका ने, आया उन पे अमल हुआ है या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो अमेरिका ने क्या एक्शन लिया? इजराइल वाली साइड पे तो नहीं हुआ, किसी जगह भी नहीं हुआ, किसी जगह भी नहीं हुआ। बेशक वो यूक्रेन था, इसराइल था, अरब वार थी, कोई भी था, वो सीज फायर एक साइड को बचाने के लिए और री-इक्विप करने के लिए काम आया। हम समझते हैं, फौजी नुक्ता नज़र से समझते हैं कि जब आप जंग जीत रहे हो तो रिस्पाइट नहीं देते 1 मिनट की भी। 3 दिन तो बड़ी लंबी बात है।
हम 3 मिनट देने ग्वारा नहीं करते कि ये बंदा अपनी जगह चेंज एनर्जी करके दोबारा फायर करने की। बिल्कुल दुरुस्त कह वो तो मामला होता है मिनटों सेकंडों को प्रॉम्प्ट डिसीजन और दूसरे को टोटली डिस्ट्रॉय करने का। अगर वो पार्शली डिस्ट्रॉय होता है वो तो फिर खड़ा हो जाता है। तो ये 3 दिन तो मिल गए इसलिए इंडिया को। किसी शक शुबे में हमें नहीं रहना चाहिए। कौन देखिए उसका भी रवैया आप देखिए, उसने सीज फायर को वायलेट किया, उसने हमारी एयर स्ट्रिप को अटैक किया सीज फायर के बाद, उसने LOC पे अटैक किया, उसने जगह जगह हमें नुकसान पहुंचाया। जी नुकसान पहुंचाया सीज फायर के बाद, सीज फायर के बाद, और उसके बाद भी वो अभी तक उन्होंने और उनके अपने मुल्क में उन्होंने लोगों को सड़कों पे निकाल दिया, सीज फायर के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, और उन्होंने माहौल दोबारा कायम कर दिया कि वो अमन नहीं चाहते, वो दोबारा लड़ाई चाहते हैं। लेकिन इस दोबारा लड़ाई में उन्होंने जिस तरह से मुंह की खाई है, मतलब वो पहले भी इमेजिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान किस तरह से टारगेट करेगा। मैं एक चीज़ अर्ज करूं, उनको अभी भी गलतफहमी है कि उनको उनका स्पॉन्सर रीइक्विप कर देगा। जो चीजें उनकी कमी नजर आई है ना, हमने अपना अल-फतेह मिसाइल चलाया, अभी तो हमारे पास पीछे पूरी एक खेप पड़ी हुई है। पड़ी हुई है, वो भी जो चीजें उनकी कम हुई हैं वो पूरी कर रहे होंगे ना। ये वो इस वक्त आराम से तो नहीं बैठे होंगे, अपने राफेल भी रीइक्विप कर रहे हैं, वो ऐसे 400 भी रीइक्विप कर रहे हैं, वो सारा अपना डिफेंस रीइक्विप कर रहे हैं। ये तो उनको इस वक्त टाइम देना, तो मैं ये समझता हूँ, और आंखें बंद करके अनकंडीशनली टाइम देना, ये तो हमने ओब्लाइज किया है। यानी कि ये कल आपको DGMOs की जो मुलाकात होने लगी, इसका कोई आपको नतीजा खेज नजर नहीं? नतीजा देखिए, DGMO की मुलाकात तो सिर्फ बॉर्डर सिचुएशन के मुताबिक होती है, मिलिट्री नुक्ता निगाह से, कि ये वायलेशन हुई, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कल DGMOs की मुलाकात, कल अच्छा एक पॉइंट मुझे समझा दें, कल DGMOs की मुलाकात है, सीज फायर कल तक है, सीज फायर का टाइम खत्म हो गया, DGMOs की मुलाकात का उससे कोई लेना देना नहीं है। DGMO तो सीज फायर एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो फिर वो कल तो क्या होगा? इंडियन गवर्नमेंट करनी है और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करनी है। क्या वो DGMO सजेशंस दे सकते हैं? सजेशन तो देखिए, सजेशन तो नजर आ रहा है, सजेशन तो दोनों ने यही कहना है कि एक्सटेंड होनी चाहिए। वो भी जुबानी कहेगा जी हाँ ठीक है हम वायलेट नहीं करेंगे। कल दोबारा अमेरिका वो उस टेलीफोन कॉल में कि वो तो शोर कर देगा, नहीं करेंगे, ये तो पहले ही हम नहीं कर रहे। ठीक, जो मामला गड़बड़ होना है वो तो मोदी गैंग ने करना है। जो शिकस्त हुई है वो तो मोदी की हुई है। जो सियासत से जिसके ने दफन हो रहा है, वो कब्र तो बनाई जा रही है मोदी की सियासत की, वो तो बीजेपी की बन रही है। तो वो उसका बंदोबस्त बन गई, वो तो बन गई, वो नहीं, अभी वो उस कब्र को, वो मोदी हिंदू जेन का है, क्रिमिनल जेन का बंदा है, वो आखिरी फौज तक, आखिरी मिनट तक अपनी फौज को मरवाएगा। ये मेरी बात याद रखें, आखिरी मिनट तक अपनी फौज, वो अपने जाती फायदे के लिए, अपने इलेक्शन के लिए, अपनी बीजेपी के लिए, वो आखिरी हद तक, अगर उसकी फौज में पहले 3-4 पहले नॉर्दर्न कमांड के कोर कमांडर ने, एयर चीफ ने, 1-2 ने और रिजाइन किए हैं, वो बाकी भी 10 रेजिग्नेशन आ जाए, वो बाज नहीं आएगा। वो तब ही बाज आएगा जब उसकी दुम के ऊपर ऐसा पाँव आएगा। करने साहब, मैंने उस दिन ट्रांसमिशन में, आपको याद होगा, मैंने यहाँ बैठ के कहा था कि ये हीट जो उसने पाकिस्तान की सरजमीन पे जंग की सूरत में शुरू की हुई है, ये हीट जब तक हमने उसकी सरजमीन पे ना पहुँचाई, उसको हीट फील नहीं होनी, और वो इस सारे मामले को सेटल्ड करने की जानिब नहीं आएगा। और ये देख ले, 5 घंटे हमने उसकी सरजमीन पे हीट पहुँचाई और फ़ौरन वो घुटनों के बल आ गया। देखिए, मैं एक चीज़ अर्ज़ करूँ, हमारे वज़ीर आज़म ने कौम से ख़िताब किया, हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म ने कमिटमेंट दी, उसने दी है अपनी ज़ुबान से, मोदी ने दी है, उसके डिफेंस मिनिस्टर ने दी है। हमने उधर कर्नल सोफिया की कमिटमेंट के, कर्नल सोफिया की कमिटमेंट पे हमने, लेकिन उन्होंने सेक्रेटरी खारजा की तो स्टेटमेंट आ गई थी। उसी सेक्रेटरी खारजा कौन होता है, वो कल बदल लेगा सेक्रेटरी या नया सेक्रेटरी आ जाएगा उधर। दुरुस्त कह रहे हैं। हमें भी फिर सेक्रेटरी खारजा से टेलीफोन करवाना
टेलीफोन की कॉलें हमारे सेक्रेटरी खारजा को ही कमिटमेंट देनी चाहिए, ये तर्जमान को देनी। ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब से जानते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा अहम पॉइंट है कर्नल साहब ने उठाया है कि मोदी ने खुद पर्सनली कमिटमेंट नहीं दी और हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनकी जानिब से कमिटमेंट दी गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि DGMOs की कल मुलाकात होने जा रही है, लेकिन ये मुलाकात का जो सीज़ फायर है उससे कोई ख़ास लेना देना होगा नहीं, तो सीज़ फायर तो कल ख़त्म हो जाएगा, तो सर फिर कल की सिचुएशन आप क्या देखते हैं? फायजा, कल की सिचुएशन मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये सीज फायर आगे कंटिन्यू करे, बिकॉज ये मामला सब कॉन्टिनेंट के दोनों साइडों की तरफ बढ़ने वाले तकरीबन 2.25 अरब रुपए 2 अरब लोगों की किस्मत का 2 अरब लोगों का, अल्लाह करे ये हो। लेकिन मैं बार बार पहले 3 दफा मैं कह चुका हूँ आज के प्रोग्राम में कि मुझे मोदी और उसका जो रूलिंग एलीट इंडिया के अंदर है, मुझे उस पे तक कभी एतबार नहीं है। उनको जब मौका मिलेगा, जैसे कर्नल साहब ने कहा है, वो रीग्रुप करेंगे। वो इस वक्त एक मेंटल पैरालिसिस में कल आ गए थे, पिछले 2-3 दिन ना, वो एक साइकिल होता है जो मिलिट्री ऑपरेशन साइकिल के अंदर एक मेंटल पैरालिसिस आता है। उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप और जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो पैरालिसिस में आ चुकी थी जब उनको इतना जोरदार जवाब मिला और उनके बेतहाशा जो लीडिंग एज ऑफ द टेक्नोलॉजी के जो चीजें थी, जब उनको डैमेज हुआ तो वो एक दफा उनको रीथिंकिंग करनी पड़ गई। उनको ये जो रीग्रुपिंग और रीथिंकिंग और हवास अपने मुजतमे करने का जो हमने टाइम दिया है, ये वक्त बताएगा कि इसकी कीमत हम क्या अदा करते हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त करें, आपका सर पॉइंट आ गया, सर आपको पॉइंट आ गया हमारी। जी प्लीज जरा शॉर्टली, जी प्लीज। मैं एक बात करूं, मैं चाहता हूं और मैं ऑनेस्टली बड़े दिल से चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, लेकिन रूल ऑफ लॉ ये ना हो कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे वो वो बिल्कुल पाक हो गया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता वो जुर्मदार हो गया। इससे नेशनल यूनिटी कायम नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर। जी सीज फायर को आज एक्सटेंड होना चाहिए, आखिरी मिनट तक इंतजार नहीं करना चाहिए। नंबर 1 ये मैं गवर्नमेंट को मैसेज दे रहा हूँ। अगर एक्सटेंड कर हमारी गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करवाएगी या जिन्होंने करवाया वो मेरी गुजारिश है अपनी गवर्नमेंट को, दोनों गवर्नमेंट को किसी ना किसी को ये पॉइंट रेज करना ही पड़ेगा और वक्त से पहले रेज करके पहले अनाउंस हो जाए। जितना टाइम चाहिए आपको नीचे मोर्चे तक बताने के लिए वो भी कई घंटों में है। उस प्रोसेस को मद्देनजर रखें कि आगे फौजियों को दोनों साइडों को पता हो कि ये टाइम खत्म हो गया है, तो ये नहीं है कि उनको खबर नहीं मिलती। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि टाइमली चीजें हो जानी चाहिए, वरना खुदा न खासा दोनों साइड से एस्केलेशन आखिर पे मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ जी, जी अज़ाइम को सीनों में बेदार कर दे, निगाहे मुसलमान को तलवार कर दे, शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, ना माले गनीमत ना किश्वर। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड लियाकत अली तूर साहब आपका, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुश्ताक अहमद साहब आपका, कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब आपका। नाज़रीन, आज के इस ट्रांसमिशन से, प्रोग्राम हक़ाइक़ से मुझे दीजिएगा इजाज़त, इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।